हमारे स्कूल्स में जितने भी लोग हैं ना, वो स्टोरी टेलिंग तो छोड़ो, वो एक्सट्रोवर्ट ही नहीं हो पाते, मतलब इतना इंट्रोवर्ट हो चुके। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये मनुष्य की अपनी एक अवधारणा है। रिसेंटली राघव चड्ढा जी ने 10 मिनट्स रूल हटा दिया ब्लिंक। पर्सनली मैं राघव चड्ढा को इस वाले काम के बाद बहुत पसंद करने लग गया हूँ। आप अगर किसी के ऊपर थोपते हैं कि एमसीडी ने ये गलत कर दिया, विधायक ने ये गलत कर दिया, सांसद ने ये गलत कर दिया, मुख्यमंत्री ने गलत कर दिया, ठीक है, वो तो उनका कॉल है कि राजनीति में युवाओं का योगदान है, था और रहेगा। आप जब तक उतरेंगे नहीं, एंड उतरना सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि उतरने के बाद तो दो ही ऑप्शन बचेंगे, इधर आप डूबेंगे या पार हो जाएंगे। ये आलोचक ही समाज का सबसे बड़ा शीशा है। अगर ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम्स होने चाहिए जिससे एक बच्चे के अंदर इन चीज़ों का विकास हो कि पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, युवाओं को राजनीति से दूर रखने वाले उनके माता पिता हो सकते हैं, समाज हो सकता है, और जिस प्रकार से समाज में भी राजनीति चल रही है तो एक रोड मैप कि मतलब वो कैसे पॉलिटिक्स में एंटर कर सकता है। वो फेक पॉलिटिक्स नहीं, वो रियल पॉलिटिक्स होनी चाहिए। वो फेक पॉलिटिक्स 99.99% कर रहे हैं। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट सीरीज़ लेकर, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष मिश्रा जी, जिसे हम प्यार से चमचम भैया बुलाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आप इन्हें जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप इनका इंट्रोडक्शन इनके मुंह से सुनिए। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा, और आसपास के लोग मुझे जान रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ आसपास के लोगों के लिए नहीं बनाया है। वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजनीति है उसमें युवाओं का कितना योगदान होने वाला है, और नमन जी ने आज मुझे बुलाया है अपने चैनल पे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। और जो भी इनके व्यूअर्स हैं और जो जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद थोड़ा सा बदलाव समाज में, युवाओं में और राजनीति में जरूर आए। थैंक यू आशुतोष मिश्रा जी। तो मैं इनसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आपके हिसाब से आज के टाइम में युवाओं में राजनीति का क्या कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, युवाओं को राजनीति से दूर रखने वाले उनके माता पिता हो सकते हैं, समाज हो सकता है, और जिस प्रकार से समाज में भी राजनीति चल रही है, हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम फॉर डर्टी पीपल, बट ऐसा है नहीं। युवाओं को राजनीति में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर कि राजनीति में युवाओं का योगदान है, था और रहेगा। आगे हम चर्चा करेंगे, फिर जानेंगे इसको। तो मेरा मानना यह है कि जो आज के यूथ्स हैं हमारे, वो ज़्यादातर रील्स एडिक्ट हो चुके हैं। वो अपने जो उनका राइट्स है वो उससे अनअवेयर है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का क्या ऐसा रीज़न है जो वो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा यूथ है ना, वो स्क्रोलिंग पे ध्यान दे रहा है। अगर उसको कोई एक्टिविटीज़ करना भी है या फिर कोई उसमें अभियान में भी जुड़ना है, तो सिर्फ रील के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से है। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप ग्राउंड पे ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आने वाले। आप रील को 200 लोगों में शेयर कीजिए, 500 लोगों में शेयर कीजिए, दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। तो सेंसिबल बनिए, सड़क पे आइए, आंदोलन नहीं अभियान कीजिए, चीज़ें बदलेंगी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि युवाओं को मतलब उन्हें चांस नहीं मिलता, या युवा का इंटरेस्ट लॉस्ट होता जा रहा है उनमें राजनीतिक में? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बात अगर चांस की बोलूं तो जब तक युवा धरातल पे नहीं जुड़ेंगे, जब तक युवा धरातल पे नहीं जाएंगे, चांसेस तो नहीं मिलने वाले। आप अगर ये सोचेंगे कि हाँ, पॉलिटिक्स 50 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए है, 60 साल के आसपास के लोगों के लिए है, तो आप गलत हैं। अब देखिए, कई सारे ऐसे युवा नेता जब से आए हैं, तब से लोगों का, जो युवा लोग हैं, जो 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल के लोग हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जागा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है किसी भी देश के लिए, क्योंकि हम एक युवा देश हैं और युवा वायु का उल्टा है, तो युवा कुछ भी कर सकता है। तो युवा को राजनीति में ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि हमारे जो गलियाँ होती है उनमें जैसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मतलब एमसीडी नहीं हो रही, गलियाँ साफ़ नहीं हो रही, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। बट उन्हें उनके राइट्स के बारे में अगर उन्हें पता होगा तो वो गवर्नमेंट्स को ब्लेम करने की जगह उन्हें कंप्लेन करेंगे, तभी तो गवर्नमेंट्स एक्शन लेगी। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, बहुत आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है। भगत सिंह सभी को चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में चाहिए, है ना। आपकी जो परेशानियां हैं आप सरकार तक या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां तक नहीं पहुंचाएंगे तो उन्हें कैसे पता लगेगा।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें सरकार की भी गलती है, क्योंकि आपने अपना पार्षद चुना है, आपने अपना विधायक चुना है, आपने अपना सांसद चुना है और उनके आसपास नेता लोग हैं। तो अगर वो छोटे छोटे नेता, ब्लॉक वाले नेता, मंडल वाले नेता, अगर उन तक वो शिकायतें, वो कंप्लेंट्स नहीं पहुंचा रहे, इट मीन्स कि फॉल्ट उनके अंदर है। लेकिन एक आम नागरिक होने के कारण, एक युवा होने के कारण और सोशल मीडिया चलाने के कारण आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस कंसर्न डिपार्टमेंट को कब कौन सी शिकायत करनी है और सरकार से कैसे काम निकालना है, क्योंकि अगले 5 साल 10 साल वही आपके ऊपर रहने वाले हैं। सो नाउ इट्स योर ड्यूटी बीइंग अ यूथ कि आप कैसे उनसे काम निकाल के अपने आसपास के लोग को, अपने समाज को दें। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करा है कि जो आजकल के यूथ्स हैं उनको लगता है कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, बट ऐसा नहीं है रियलिटी में। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो उनका परसेप्शन है। तो आज मैं जानना चाहता हूँ कि आशुतोष मिश्रा इस बारे में क्या कहते हैं कि उनका परसेप्शन यूथ्स में ऐसा क्यों बनता जा रहा है कि वो एक डर्टी गेम है पॉलिटिक्स। देखिए, जब तक आप समुद्र में या किसी नदी में नहीं उतरेंगे, आपको ये नहीं पता लगने वाला है कि वो कितना गहरा है। तो फॉर दैट रीज़न आप जब तक उतरेंगे नहीं, एंड उतरना सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि उतरने के बाद तो 2 ही ऑप्शन बचेंगे, इधर आप डूबेंगे या पार हो जाएंगे। तो उतरना सबसे बड़ा चीज़ है। तो पॉलिटिक्स से जितना आप दूर रहेंगे, अल्टीमेटली हर किसी के लाइफ में, अगर आप स्कूल में हैं तो पॉलिटिक्स है, प्रोफेशन में है तो पॉलिटिक्स है, कॉर्पोरेट में है तो पॉलिटिक्स है, और आजकल तो परिवार में भी इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है कि यू कैन नॉट लीव योर सेल्फ विदाउट पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स से तो आप दूर जा ही नहीं सकते। रही बात देश की पॉलिटिक्स, समाज की पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स डर्टी गेम कभी से कभी तक भी नहीं होने वाला है। आप आइए, चीज़ों को समझिए, संभालिए और सारी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। मेरे को आपकी ये बात अच्छी लगती है कि आप चीज़ों को एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मेरा ये काउंटर क्वेश्चन है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर पॉलिटिक्स को क्यों नहीं ऐड किया जाता, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं बताई जाती, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे इंडिया में। देखिए, जिस देश में हम बैठे हैं ना, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एक विषय है। तो जब तक विषय से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता हो कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, लेकिन राजनीति सबको करना है। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हर पान की दुकान पे एक राजनीतिक अड्डा है, हर चाय की टपरी पे एक राजनीतिक अड्डा है, लेकिन उससे बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग तंज कसते हैं। अगर आपको नीचा दिखाना हो तो आप उसको युवा नेता बोल दीजिए, वो अपने आप सहम जाएगा बेचारा। लेकिन ऐसा नहीं है। नेता बनने के लिए कोई क्वालिटी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। नेता बनने के लिए चाहिए एक विल पावर, एक स्ट्रांग विल पावर, और सिर्फ विल पावर, जो कि आप लोगों के काम आ सकें। उसके बाद आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये मेरे को आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे स्कूल्स हैं ये कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग इज़ एवरीवेयर, देन पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा स्टोरी टेलिंग मैटर करती है। अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो हमारे स्कूल्स में जितने भी लोग हैं ना, वो स्टोरी टेलिंग तो छोड़ो, वो एक्सट्रोवर्ट ही नहीं हो पाते, मतलब इतना इंट्रोवर्ट हो चुके हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ विद्यालय का योगदान नहीं है, समाज का योगदान है, परिवार का योगदान है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये मनुष्य की अपनी एक अवधारणा है ना। मैंने कई ऐसे एक्सट्रोवर्ट देखे हैं जो समय आने पे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और कई ऐसे इंट्रोवर्ट हैं जो समय आने पे एकदम से एक्सपोज करते हैं। तो ये तो मनुष्य की अपनी अवधारणा है। लेकिन हाँ, बात आप जब स्कूल की कर रहे हैं तो स्कूल में कई ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम्स होने चाहिए जिससे एक बच्चे के अंदर इन चीज़ों का विकास हो कि पॉलिटिक्स क्या है। मैं हाल ही में कुछ ऐसे संस्थाओं से जुड़ा था। नेहरू युवा केंद्र करके एक इंडियन गवर्नमेंट का ही एक पैनल है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। तो नेहरू युवा केंद्र में क्या है कि वो लोग बाल सांसद, छात्र सांसद, ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, यूथ पार्लियामेंट काइंड ऑफ। तो वहाँ से जो बच्चे राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, या वहाँ से जो बच्चे जो चाहते हैं कि समाज में चेंजेस लाना, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे करिकुलम एक्टिविटीज़ समाज में विद्यालयों के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से, या फिर ऐसे जो छोटे छोटे NGOs हैं इनके माध्यम से होने चाहिए। मैं आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आउट ऑफ द बॉक्स, कि अगर जिस स्टूडेंट को भी या जिस पर्सन को भी अगर युवाओं में ऐसा अवेयरनेस लानी है कि वो पॉलिटिक्स में जाएं, या उसी का मन हो कि वो पॉलिटिक्स में जाएं, तो वो एक रोड मैप तैयार कैसे कर सकता है कि जैसे होता है ना कि नेटवर्किंग बनाना पड़ता है, उसके पास जाओ तो ये हो जाएगा, उसके पास जाओ तो ये हो जाएगा। तो एक रोड मैप कि मतलब वो कैसे पॉलिटिक्स में एंटर कर सकता है, वो फेक पॉलिटिक्स नहीं, वो रियल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वो कैसे कर सकता है वो युवा? नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। 2 चीज़ें बहुत अच्छा क्लियर किया, एक फेक पॉलिटिक्स और एक रियल पॉलिटिक्स। फेक पॉलिटिक्स 99.99% कर रहे हैं। बात रही रियल पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स कोई किताब नहीं है,
पॉलिटिक्स कोई थ्योरी नहीं है, जो भी होता है वो प्रैक्टिकल होता है। लोग आपको जान रहे हैं, लोगों की आप समस्याएं सुलझा रहे हैं, लोगों के आप काम आ रहे हैं, तो ही आप एक अच्छे समाज सेवी हैं। क्योंकि राजनीति तो आप कभी भी किसी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके समाज में कोई ऐसी चीज़ें जो गलत घटित हो रही है, आप उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आप अपने दरवाजे तक, आप अपने समाज तक, आप अपनी गलियों तक ला रहे हैं, और जो भी आम जन की समस्या है किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो एमसीडी से रिलेटेड हो, चाहे वो विधायक से रिलेटेड हो, चाहे वो सांसद से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, अगर आप वो कार्य करवा पा रहे हैं तो लोगों के बीच में जरूर ये बात फैलती है कि हाँ, ये आशुतोष या नमन इस लायक है कि लोग उनसे मिले। और जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों का प्यार स्नेह आपको हमेशा मिलता है। आपने राजनीति में भी कई ऐसे नेता देखे होंगे जो जननायक हैं, है ना। रियल नायक होना और रियल नायक होने में बहुत अंतर है। तो जब लोग आपको पहचानते हैं, आपके काम को सराहते हैं, तो चीज़ें अपने आप बदलती है। तो भैया मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मेरा एक इंटरेस्ट ब्रेक करेगा आपके थ्रू, कि अवेयरनेस की तो सब बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड एंड रियलिटी की, तो सारे नेता, इंसान, जितने भी आम आदमी, वो सारे कहाँ गायब हो जाते हैं? देखिए, रील शेयर करना बहुत इजी है। कोई समस्या आप देख रहे हैं, मैं अभी हाल फिलहाल की बात करता हूँ, मैं कहीं से गुजर रहा था तो वहाँ काफ़ी कचरा था, जीना मुहाल था लोगों का, तो मैं गुजर गया था। बट फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, जब जा ही रहे हो, हाथ में फ़ोन भी है, सोशल मीडिया भी है, तो क्यों नहीं इस चीज़ को दिखाया जाए। तो मैंने ये कोशिश की कि वो दिखाना। मैं अभी भी बोलता हूँ कि जब तक आपके अंदर से ये आवाज़ नहीं आएगी कि बी द चेंज, चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं। तो जो बदलाव आप सोसाइटी में, समाज में लाना चाहते हैं, वो बदलाव आपको खुद करके दिखाना होगा। बट एज अ ग्राउंड पर्सन, जो अगर मैं राजनीति के हिसाब से बताऊं, तो हर पार्टी का एक ब्लॉक अध्यक्ष होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, मैं नाम नहीं लेता, किसी भी पार्टी में एक ब्लॉक अध्यक्ष होता है, जिसका काम ही होता है उस ब्लॉक की मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना, उस ब्लॉक में ऐसा क्या घटित हो रहा है वो पार्टी तक पहुंचाना, और ब्लॉक की बिल्कुल छोटी छोटी जो माइक्रो जानकारियां हैं वो अपनी पार्टी तक पहुंचाना, ताकि पार्टी के जो ऊपर लेवल के लोग हैं वो सतर्क रह पाएं, उनका ग्राउंड एक्शन तैयार हो पाए, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, जो ये छोटे छोटे ग्राउंड के नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता के लिए, कि हमारा नेता नाराज ना हो जाए, इसके लिए वो चीज़ें वहां तक पहुंचाते नहीं हैं। अब भैया मुझे कभी कभी इस चीज़ पर डाउट होने लगता है कि जो आजकल के युवा हैं, मतलब जितने भी कॉमन पब्लिक है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन करना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो उनकी जो रेंज है वो तो लिमिटेड रहती है। तो अगर वो बेसिक प्रोसेस स्टेप फॉलो करेंगे तभी तो गवर्नमेंट उनकी आवाज़ सुन पाएगी। तो वो ऐसा करते क्यों नहीं और डायरेक्ट गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करने लग जाते हैं? इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, देखिए, ब्लेमिंग गवर्नमेंट इज़ अ वेरी इजी टास्क, कि घर में बैठना है, चद्दर ओढ़ के सोना है और सिर्फ ब्लेम करना है। ब्लेमिंग इज़ अ वेरी इजी गेम। बट द थिंग इज कि जब तक आप चेंजेस खुद में नहीं लाएंगे, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास नहीं लाएंगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सरकार के पास अलग अलग कंसर्न डिपार्टमेंट है जो आपकी बातें सुनता है, ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब किस समय पे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। दिक्कत एमसीडी की है, अप्रोच आप विधायक को कर रहे हैं, दिक्कत आपकी गली के नाली की है, अप्रोच आप सांसद को कर रहे हैं, तो वो नहीं होने वाला। राइट अप्रोच विद द राइट पर्सन आपको करना होगा। उसके लिए जो आपके आसपास के लोग हैं, जो लगातार कई वर्षों से राजनीति में जुड़े हुए हैं, और आप युवा हैं, अगर आप घुसना चाह रहे हैं राजनीति में, तो ये सबसे इजी दरवाजा है। आप यूथ हैं, आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में एंटर हो, तो ये छोटे छोटे काम है। सबसे पहला चीज क्या है कि रील बंद कीजिए, रियल पे आइए। जो भी समाज के छोटे छोटे से काम हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे एमसीडी से शिकायत है तो मैं किस कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेन करूंगा, अगर मुझे सड़कों की प्रॉब्लम है मैं किस कंसर्न डिपार्टमेंट को करूंगा। और सबसे बड़ी बात, आज सोशल मीडिया के टाइम पे आपको सब कुछ पता है, किस वेबसाइट पे क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, और आप वो राइट्स को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, वो सबसे बड़ा मैटर है। तो यहां से आप राजनीति में एंटर कर सकते हैं। लोगों तक जो सरकार की सुविधाएं हैं वो पहुंचाइए, चीजें अपने आप बदलती चली जाएंगी। बट भैया मेरा इसके एक काउंटर क्वेश्चन है कि आप जो बात कर रहे हो कि रियल में होना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई चीज़, अच्छी चीज़ें स्प्रेड हो रही है, जैसे कि हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं और वो उस चीज़ को स्प्रेड करते हैं सोशल मीडिया पे, वैसे ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो रील्स पे प्रमोट करते हैं कि वो करवा क्या रहे हैं, क्षेत्र में चल क्या रहा है। तो अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो रियल में हो रहा है? इसके पीछे का मतलब क्या लॉजिक क्या है कि लोग तो बहुत सारे फेक समझने लगते हैं, बट ऐसा
होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो रील्स पे ऐसा वीडियोस बनाते हैं तो उनका भी तो कुछ ना कुछ मोटिव होता होगा। इसके बारे में आपका क्या? देखिए, आपने कभी किताब में पढ़ा होगा, हिंदी में कबीरदास का एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब जो आलोचक हैं, जब तक आप उनको अपने आसपास नहीं घूमने देंगे, क्योंकि आलोचक ही समाज का सबसे बड़ा शीशा है। अगर आप पक्ष में बैठे हैं और विपक्ष का व्यक्ति अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपका हितैषी है। मैं पहले भी इस चीज़ को बार बार इम्फेसाइज फिर से कर रहा हूँ कि किसी भी नेता को, अगर आप नेता हैं और कोई भी व्यक्ति आपको आपकी कमियां खामियां आपके क्षेत्र की गिनवा रहा है, तो समझिए वो सबसे बड़ा आपका हितैषी है, आपका सबसे बड़ा प्रेमी है। क्योंकि आपका असली दुश्मन, आपका चाटुकार, वो सिपाही है जो लगातार क्षेत्र से आपको दूर रख रहा है। तो भैया मैं आप टॉपिक थोड़ा ना चेंज करता हूँ। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आजकल का युवा है वो क्या सोचेगा कि मुझे इस वाले पार्टी में जाना चाहिए या इस वाले पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का परसेप्शन अलग अलग होता है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार से, मतलब किस पर्सन को क्या आइडियोलॉजी सोच के किस पार्टी में जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा और फ्रूटफुल सवाल है। देखिए, सबसे पहले आपकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आप ना सूप में के नींबू नहीं होने चाहिए कि कभी इधर पलट गए, कभी उधर पलट गए, कभी इधर पलट गए। नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक होना गलत नहीं है, अवसरवादी होना गलत नहीं है। आपको जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप जाइए, नो इशू, नो डाउट। लेकिन अगर आपकी आइडियोलॉजी किसी पार्टी से मिल रही है, जरूर जा सकते हैं। और अभी का जो युवा है ना, वो 80% युवा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को देख के पार्टी बदल रहा है और पार्टी चेंज कर रहा है। अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जिनका ग्राउंड पे प्रभाव ज्यादा हो। आपने दो चीज पहले भी बोली थी, रियल पॉलिटिक्स और फेक पॉलिटिक्स। तो जो रियल पॉलिटिक्स के साथ चल रहा है आपके क्षेत्र में, आप वहां जुड़िए, क्योंकि आप किसी भी बड़े लेवल पे एकदम से नहीं जुड़ने वाले हैं। जुड़ेंगे तो घर से ही। जब तक घर सुरक्षित नहीं होगा, समाज सुरक्षित नहीं होगा, आपका जिला सुरक्षित नहीं होगा, आपका विधानसभा सुरक्षित नहीं होगा, आप बड़ी राजनीति नहीं कर सकते। तो घर से बाहर निकलने वाली राजनीति अगर आपको करनी है तो उन लोगों के साथ जुड़िए जिन्होंने समाज में किसी भी प्रकार से कोई चेंज लाया हो। और किस पार्टी में जुड़ना चाहिए? जो पार्टी विभाजन ना करती हो, जो पार्टी राष्ट्र का सोचती हो, जो पार्टी अपने आप से ऊपर उठ के लोगों का सोचती हो। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखनी चाहिए और फिर वैसी पार्टी में घुसना चाहिए। भाई ये बड़ी आपकी अच्छी बात लगी मुझे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जो 60 से 70 साल के लोग होते हैं वो मेजर डिसीजंस वही लेते हैं। बट आप तो बात करते हो कि युवा का भी योगदान बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में। तो जो 60 से 70 वाले लोग हैं, साल के लोग हैं, तो वो ऐसा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि हम ही लेंगे डिसीजंस, ऐसा क्यों? ये जो सवाल आपने पूछा है ना, ये पूरे पॉडकास्ट का मुझे निचोड़ सा लग रहा है। आपने बोला कि 60 से 70 साल वाले जो लोग हैं वो डिसीजन मेकर हैं, युवा क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ा कारण है कि युवा जब तक राजनीति में आएगा नहीं, युवाओं की संख्या नहीं होगी, पहली चीज। और एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपके घर की बात करता हूं, आपके अगर दादाजी हैं, नाना जी हैं, तो सबसे बड़े डिसीजंस वो ही लेते होंगे। लेकिन अभी जब से ट्रेंड बदला है, समय बदला है, तो आपके घर की भी कई ऐसी बातचीत होती होगी जिसमें आप इन्वॉल्व होते होंगे। तो इन्वॉल्व तब होगा जब आपका इंटरेस्ट जागेगा। घर बन रहा है, टाइल्स कौन सी लगानी है ये दादाजी नहीं आप डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप उनके साथ इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। पानी की टंकी कौन सी लगनी है, पिताजी सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हैं, लगेगी कौन सी कंपनी की वो आप तय करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो जब तक युवाओं का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं होगा, जब तक युवा राजनीति में नहीं घुसेगा, तो तब तक तो जो लोग ऊपर सत्ताधीश बैठे हुए हैं वही लोग डिसीजन लेंगे, पहली चीज। और पीछे कुछ समय से 5-7 साल से जब से नई सरकार रिफॉर्म हुई है, तब से आप देखिए कि युवाओं का जो एकदम से जोश है, युवाओं का जो एकदम से रुझान है, वो पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से आया है। आप कैबिनेट की लिस्ट देखिए, आप विधायकों की लिस्ट देखिए, कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो 26 से 35 साल वाले लोग हैं, जो युवा एग्जैक्टली हैं। कई लोग आज भी युवा हैं और वो 50 साल के पार हो चुके हैं। तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन युवाओं की बात करूंगा जो सच में युवा हैं। और कई ऐसे युवा चेहरे आपने देखे हैं। तो लोग, मैं इसलिए बार बार इंफेसाइज कर रहा हूं युवाओं को राजनीति में आने के लिए। जो आपने 60 साल वाली चीजें बोली, कई सारी ऐसी चीजें थोप दी जाती है, वो पुरानी रूढ़िवादी जो मानसिकता के कारण वो चीजों में बदलाव आएगा और समाज इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि युवाओं का राजनीति में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें आपके सुझाव,
आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बात आपकी अच्छी लगी, बट मेरा एक ऐसा कंसर्न है कि जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनका एक्सपीरियंस भले ही अच्छी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका एक फिक्स माइंडसेट बन जाता है। और जो हमारे यूथ्स हैं उनका एक ग्रोइंग माइंडसेट होता है कि उन्हें इनोवेशन की तरफ जाना है। जैसे चाइना है, अब वहाँ पे यंग माइंडसेट ज़्यादा इनोवेट हो रहे हैं, बट इंडिया में है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 70 साल के लोग होते हैं वही एक्शंस लेते हैं। बट अगर आपको नहीं लगता कि जो युवा हैं वो इनोवेटिव माइंडसेट के होते हैं, तो आपके बारे में इसका क्या विचार है कि मतलब ये काउंटर नहीं कर सकते इस चीज़ को? तजुर्बा भी बहुत जरूरी होता है, और इनोवेटिव माइंडसेट की आपने बात की, तो इनोवेशन भी कहीं ना कहीं तजुर्बे के साथ ही आता है। आपके पेरेंट्स कभी कहीं फेल हुए होंगे तो वो चाहते हैं कि आप उस जगह पे फेल ना हो। तो ये इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे जनरेशन बाय जनरेशन चीजें पास ऑन होती हैं। मैं चाइना की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाइना में भी नहीं बैठा हूं, मैं जिस देश में बैठा हूं मैं उस देश की बात करता हूं। तो हमारे देश में पीढ़ी बाय पीढ़ी लेगेसी पास ऑन होती है, ट्रांसफर होती है। तो मैं सिर्फ इसीलिए ये चीज बोल रहा हूं, जो 60 से 70 साल वाले लोग हैं जो आज राजनीति में डिसीजन ले रहे हैं, समाज में डिसीजन ले रहे हैं, अच्छी चीज है। अगर आपको लगता है कि उन चीजों में कुछ भी करेक्शन या अमेंडमेंट जरूरी है, आगे बढ़िए, सुझाव दीजिए। और उन लोगों को भी रिजिड नहीं होना है। जो 60 से 70 वाले लोग हैं, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को भी रिजिड नहीं होना है। नए प्रपोजल्स, नए इनोवेटिव आइडियाज को एक्सेप्ट कीजिए, मिल के कुछ ऐसा फ्यूजन बनाइए जिससे समाज का भला हो, लोगों का भला हो। रिसेंटली राघव चड्ढा जी ने 10 मिनट्स रूल हटा दिया ब्लिंकिट से, ठीक है? तो मेरा बात ये आता है कि जो असेंबली में जो रियल टाइम एक्शन लेने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, माइनर वर्कर्स हैं, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ग्राउंड ऑन रियलिटी जाके उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल नेताज वो इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आजकल के जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस हैं ना, वो बहुत क्रूरल है। मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उनमें इमोशंस होंगे तो वो इस चीज़ को काउंटर करेंगे, क्योंकि एक आध ऐसा नेता नहीं आएगा तो हमारे देश की जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना बन सकती है बाद में। देखिए, पर्सनली मैं राघव चड्ढा को इस वाले काम के बाद बहुत पसंद करने लग गया हूँ। हो सकता है कि हमारे वैचारिक मतभेद अलग अलग चीज़ों से हो सकते हैं, मुझे उनकी चीज़ें पसंद ना हो, लेकिन जो ये गिग वर्कर्स के लिए उन्होंने किया है ये काफ़ी अच्छा था। 10 मिनट में सामान पहुंचाना आप लोगों के पास, ये लाइफ को इतना ज़्यादा रिस्क में डाल के वो लगाते हैं। आप सड़क पे देखिए, वो रॉन्ग साइड चलने को मजबूर हैं। वो 11-11 मंजिल लिफ्ट आप लोग उनको नहीं देते हैं, वो 11 मंजिल चढ़ के आपकी सामान को डिलीवर करने जा रहे हैं। तो गिग वर्कर्स के लिए राघव चड्ढा जी का जो ये कदम है ये काफ़ी सराहनीय है। और जब आपने बात कही कि नेता लोग क्रूएल होते हैं, क्रूएल नहीं, ये सिर्फ इमोशन है कि वो किस तरीके से समाज में बदलाव ला सकते हैं। और समाज में या किसी भी क्षेत्र में बदलाव तब आएगा जब आप उस गहरे समंदर के अंदर खुद जाके डूबेंगे, जब तैरेंगे, और जब आपको पता लगेगा। राघव चड्ढा जी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो गिग वर्कर्स के साथ बैठकर उन्होंने चाय पिया, खाना खाया और उनकी समस्याओं को सुना। तब जाकर उनको समझ में आया कि गिग वर्कर्स की असली प्रॉब्लम क्या है। तो जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी, आप समाधान नहीं निकाल सकते। और हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आसपास में लोग, समस्या तो हर किसी को पता है, उसका समाधान क्या होना है, जो समाधान की बात करेगा वो असली नेता है। भैया, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे स्कूल से एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एक पॉलिटिक्स का एक टॉपिक ऐड करना चाहिए? मतलब वो तो है ऐड राजनीतिक, बट रियल टाइम राजनीतिक ऐड करना चाहिए। जैसे आप बिजनेस का चैप्टर्स है, बिजनेस ब्लास्टर्स होते हैं, ईएमसी प्रोजेक्ट होते हैं, वैसे ही अगर पॉलिटिक्स का एक अच्छा टॉपिक ऐड करा जाए ना, कि उसमें एक डर्टी पॉलिटिक्स ना हो, वो रियल पॉलिटिक्स का गेम हो। तो अगर हमें ये चीज़ सिखाया जाए ना कि हमारी जो राजनीतिक है वो हमारे देश के प्रति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सिर्फ विद्यालय का ही नहीं, आसपास के उन सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। देखिए, पर्सनली अगर आप मेरी बात करेंगे, अगर मैं किसी क्षेत्र का विधायक होता हूं या सांसद होता हूं, तो मैं हर 4 महीने 5 महीने पे ये कोशिश करूंगा कि कोई बच्चा जो ग्रोइंग फेज में है, जो लर्निंग फेज में है, वो एक दिन के लिए कार्यभार संभाल के देखे। आपने फिल्म देखी होगी नायक, उसमें एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आसपास के लोग चाहें, आसपास के नेता चाहें, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को लगातार क्षेत्र में कर सकते हैं, जिससे युवाओं का जो राजनीति के प्रति एक वो है रुझान है, वो बढ़ के आता है। और युवाओं को ये समझ में आए कि एक नेता के पास, एक अच्छे नेता के पास कितने काम हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितने लोग लगातार मिलने आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा काम है। और अभी हाल फिलहाल में कई सारी चीज़ें ऐसी चेंजेस हुई है, जैसे कई ऐसे इनिशिएटिव प्रोग्राम्स होते हैं, आपका विधायक आपके द्वार, आपका सांसद आपके द्वार, आपका मंत्री आपके द्वार, बट अभी भी ग्राउंड रियलिटी जीरो है। कुछ जगह पे काम हो रहा है, वो सराहनीय है, धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन अभी भी 95% फेल्योर है।
तो स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी ऐसे सदन लगने चाहिए, स्कूल में भी, और हो रहा है, कुछ जगह तो हो रहा है। जैसे मैं युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र की बात करूं तो वहां पे जो यूथ पार्लियामेंट है वहां से चीजें बदल रही है। भैया मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स है वो नेताओं से डरते हैं, लेकिन डरना क्यों है? हमारा राइट्स है, हम अपनी कंसर्न नेता को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? बगल वाला पड़ोसी तो मदद करने नहीं आएगा। अब बात ये आती है कि अगर हमने उसे वोट देकर चुना है तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ये सोचते हैं कि नेता हमारे मालिक है, बट ऐसा नहीं है। वो रियलिटी में हमारे एक सर्वेंट है जो समाज सेवा कर रहे हैं। तो एक नेता के साथ जो कॉमन पब्लिक है वो रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, नेता सर्वेंट आपने बताया, तो नेता को आप चुनते हैं, नेता आपको नहीं चुनता है, पहली चीज। एंड ही इज बीइंग पेड फॉर व्हाट ही इज डूइंग। वो जो काम आपके लिए कर रहे हैं उसके लिए उनको सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या है ना, जो खाई बीच में बनते हैं वो छोटे नेता बनते हैं। एक आम आदमी और एक नेता दोनों आपस में परस्पर मिल सकते हैं, लेकिन जो बीच की खाई है ना, नेताजी जिस दिन वो बीच की खाई हटा देंगे तो नेताजी और वो आम आदमी जिन्होंने उनको वोट किया है वो दोनों एक साथ जुड़ते रहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम अपने नेता को अप्रोच करने में घबराते हैं, हम शर्माते हैं कि हम कैसे जाएं। जब नेता चुनाव में आपके दरवाजे, आपके घर बिना किसी, जब नेता बेधड़क आपके घर आ सकता है चुनाव में, आपके पैर पकड़ सकता है, तो फिर आप नेता को क्यों नहीं पकड़ सकते? पहली चीज। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि नेताओं को, विधायक को, मंत्री को, सांसद को, पार्षद को ग्राउंड पे होना बहुत जरूरी है। भैया मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मेरी दिल दरी बहुत इच्छा थी कि ये जितने भी छोटे भैया नेता होते हैं, ये जितने भी मिडल्समैन्स होते हैं, अगर कॉमन पब्लिक को कोई क्वेश्चन इरेज करना है, कोई कंसर्न है उन्हें, तो वो मेन लीडर से तो मिल ही नहीं पाते। तो प्रॉब्लम यहाँ फेस करते हैं कि अगर वो उस मेन लीडर से नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके लिए तो माइंड में हेट्रेट क्रिएट हो जाता है कि यार वो तो मदद ही नहीं कर रहा हमारी। तो नेक्स्ट टाइम जब अगर वो वोट देने जाएगा ना तो वो ये 36 बार सोचेगा इस बात को। तो आपके बारे में इसका क्या विचार है कि वो इस चीज़ को कैसे टैकल करेगा? देखिए, जो छुटभैया नेता हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो अपने नेता का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि नेता और जनता के बीच का जो गैप है ना, वो छुटभैया जो नेता हैं, जो गली मोहल्ले के नेता हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं खाई। तो नुकसान जनता का नहीं हो रहा है, नुकसान नेताजी का हो रहा है, क्योंकि जनता, जो आम आदमी, जैसे मेरे को कोई काम है और मैं अपने नेता को अगर नहीं रीच आउट कर पा रहा हूँ तो मैं किसी ऐसे छोटे नेता को जो आसपास के हमारे लीडर हैं उनसे कहता हूँ कि मुझे वहाँ तक ले जाइए। अगर वो ले जाने में सक्षम है तो जो दो चीज़ पॉजिटिव होती है, एक तो जो नेता गली मोहल्ले वाला है वो स्ट्रांग बनता है क्योंकि उसने वो व्यक्ति जोड़ लिया अपने साथ। दूसरा जो प्रतिनिधि है उसका जो एक विचार है उस आम आदमी के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा कि फलाने मंत्री जी, फलाने विधायक जी, फलाने पार्षद जी, फलाने सांसद जी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो होने वाला है वो छोटे भैया नेताओं का होने वाला है। और जो सबसे बड़ा इसमें जो एडवर्स करता है वो चाटुकार करता है, वो ये कभी होने ही नहीं देता कि आम आदमी नेताजी तक पहुंचे। वो सारी चीज़ अपने अंदर ग्रास्प करके रख लेता है और लोगों को लगता है कि नेताजी किसी काम के ही नहीं है। तो ऐसे चाटुकारों से बचिए नेताजी, ऐसे छुटभैया नेताओं से बचिए नेताजी जो आपकी कब्र खोद रहे हैं। हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं तो मैं उन्हें भैया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भैया अगर ये जितने सारे व्यूवर्स देख रहे हैं, कोई लीडर्स हो सकते हैं, तो हमारे यूथ के लिए उनमें ऐसी क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो वो एक जागरूक नागरिक बन सके, एक जागरूक पॉलिटिशियंस बन सके, रियल पॉलिटिक्स कर सके? तो आपके बारे में इसका क्या विचार है? इस टॉपिक को, पूरा पॉडकास्ट को समराइज़ करिए इसके थ्रू। ठीक है, तो अब जब हम समाप्ति की ओर हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति गंदी चीज़ नहीं है, लोगों ने इसको गंदा कर दिया है। जब तक देश का युवा राजनीति में नहीं घुसेगा, राजनीति दलदल नहीं है, राजनीति एक ऐसा कीचड़ है जिसमें कमल खिल सकता है। कीचड़ खराब चीज़ नहीं होती है। तो राजनीति में आइए, राजनीति में घुसिए मत। और भाई ने बात करी इन्फ्लुएंसर्स की, राजनीति कोई धंधा नहीं है, राजनीति अपने समाज को प्रेम करने की, राजनीति के जरिए आप अपने घर परिवार को प्रेम कर सकते हैं, अपने समाज को प्रेम कर सकते हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ें आपके आसपास कमियां दिखती है, शांत मत बैठिए, किसी भी माध्यम से, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से, आवाज़ उठा रहे हैं तो आवाज़ के माध्यम से अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते रहिए, तभी आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अब आता हूं कि युवाओं का राजनीति में क्या रोल होने वाला है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ बेसिक। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित, फिर जिला सुरक्षित, समाज सुरक्षित, ऐसे ही होगा। तो जो छोटे छोटे कंसर्न हैं उनको उठाइए, लोगों से मिलिए, लोगों की जो दुविधाएं हैं
उसको सुनिए और सॉल्यूशंस बताइए। प्रॉब्लम बताने के लिए पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र बैठा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन बताने के लिए कोई भी नहीं है। तो जो व्यक्ति सॉल्यूशंस की बात करेगा, लोग उसे चुनेंगे। दूसरी चीज में आता हूं, दो चीजें होती है, एक आंदोलन होता है और एक अभियान होता है। आंदोलन सड़क पे उतर के होता है, अभियान में लोग जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ा जाता है। किसी भी चीज का विरोध हम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है आपके नेता में फॉल्ट हो सकता है किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉल्ट हो, तो आप लोगों को जागरूक कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। युवाओं को राजनीति में आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बड़े बुजुर्गों की हम बीच में बात कर रहे थे, तो बड़े बुजुर्गों का भी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक बरगद का पेड़ नहीं रहेगा, हम उसकी छांव में बैठ के चीज़ों को सोच नहीं सकते हैं। तो युवा तो जरूरी है ही है, लेकिन ऐसे विशाल वट वृक्ष भी जरूरी है जिनके नीचे बैठ के हम ध्यान कर सकें, जिनके नीचे बैठ के उनके तजुर्बों से हम सीख सकें और समाज में नई नई चीज़ों को पैदा कर सकें। तो राजनीति में जरूर आइए, लेकिन हाँ, राजनीति दुरुपयोग करने वाली चीज़ नहीं है, राजनीति कोई धंधा नहीं है। राजनीति से अगर आप लोगों तक पहुंच सकते हैं और सरकारी सुविधाएं, अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ही राजनीति में आइए। तो मेरा एक लास्ट वन क्वेश्चन है, सिर्फ ये एक पॉलिटिकल टर्म की बात नहीं है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो सबको पूछना चाहिए कि जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वोट देने के राइट सबको पता है, बट वो तब भी वोट को एकदम लाइटली लेते हैं, बट उन्हें उस एक वोट की कीमत नहीं पता जो वो पूरा फ्यूचर चेंज कर सकती है। तो अगर ये चीज़ होने लग जाए समाज में कि अवेयर हैं लोग बट उसको लाइटली लेना छोड़ देना, तो पॉलिटिक्स ऑटोमेटिक बेटर हो सकती है मेरे हिसाब से। तो आपके बारे में इसका क्या विचार है, एंड इसको पॉडकास्ट को यहीं समराइज करते हैं। देखिए, अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं या जो नए लोग आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि मेरे एक वोट डालने से होगा क्या, और जिस दिन इलेक्शन होता है उसको वेकेशन मनाने बाहर चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं तो सवाल पूछने का आपको कोई राइट नहीं है। अगर आप देश की राजनीति में योगदान देना चाहते हैं तो पहले तो वोट करना सीखिए। किसको करना है, कैसे करना है, यू नो बेटर। लेकिन जब तक आप वोट नहीं देंगे, आप सवाल पूछने का हकदार नहीं है। फैमिली या जो अलग चीज़ों की बात आपने की, तो वोट देने से पहले कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। क्यों देना है वोट, किन मुद्दों पे वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, किस नेता को वोट देना है। अगर मैं छोटे चुनाव की बात करूं, जैसे अगर एमसीडी इलेक्शंस की बात करूं, तो उस नेता को चुनिए। आप पार्टी मत देखिए, आप उस नेता को चुनिए जो किसी भी संकट के समय पे आपके साथ खड़ा था। जब आपके समाज को उस नेता की सबसे ज़्यादा जरूरत थी तो क्या वो खड़ा था? जब आपके परिवार को उस नेता की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, वो खड़ा था। सिर्फ जो फेक और रियल पॉलिटिक्स की मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूं कि जो व्यक्ति रियल पॉलिटिक्स करना जानता हो उसके साथ जुड़िए। फेक पॉलिटिक्स करना है तो सोशल मीडिया पे कई पीआर कैंपेन्स चल रही है, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। लेकिन गली मोहल्ले की राजनीति के साथ अगर जुड़ना है, छोटी छोटी चीज़ों के साथ जुड़ना है, तो उन लोगों के साथ जुड़िए जो हमेशा सुख दुख के साथी बने हों। हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे बहुत सारी डीपली बातें जानी। इससे पहले मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट थोड़े बहुत नॉलेज थी। अब मेरा 18 ईयर क्रॉस हो चुका है, मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है मैं बन चुका है। अब जो नेक्स्ट चुनाव आने वाले हैं उसमें मैं अपनी एथिकल भूमिका निभाऊंगा और जागरूक एक नागरिक बनने की फुल कोशिश करूंगा। जैसे कि आपने मुझे बताया, इससे मेरा अंदर से एक इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ये अच्छा है देश के प्रति। जैसा आपने बताया कि आप 18 साल के हो चुके हैं, मैं बहुत लंबा नहीं खींचता हूं इसको, यहीं समराइज करता हूं कि जो लोग भी 18 साल के आसपास होने वाले हैं, वो सबसे पहला काम यही करिए कि अपना वोटर आईडी कार्ड बनाइए। देश की जो विकास में भागीदारी बनने का सबसे अच्छा मौका होता है कि आप चुनाव में भागीदारी बनिए। तो वोट जरूर कीजिए, तभी आप राइट रखते हैं किसी भी सवाल को पूछने का। और बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात आपके चैनल पे हो। और जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आपके रिव्यूज़ के लिए। तो लाइक शेयर कमेंट तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ भी इस पर कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में यूथ का कितना योगदान होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए भैया, फिर मिलते हैं। बहुत थैंक यू।